हेलो माय मफिन्स, वेलकम बैक टू वॉटजू क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो कि है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली हमारे बैक्टीरिया के बारे में। पिछली लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक फंक्शंस एंड बेसिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि किसका था, हमारे किंगडम मोनेरा का था। तो किंगडम मोनेरा में ही आगे चलते हुए आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल सेल के बारे में, कि जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो किस टाइप का होता है, क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं, और जो जो चीजें उसमें प्रेजेंट हैं उन सबके फंक्शंस क्या हैं, उन सबके काम क्या हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आज हम इस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल एनवेलप के बारे में, फिर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में और इन 3 बॉडीज के बारे में। फिर है न्यूक्लियोइड, जो कि जिसको हम आजकल की लैंग्वेज में वो जीनोफोर भी बोलते हैं या फिर न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, तो न्यूक्लियोइड। देन प्लाज्मिड, देन हमारे इंक्लूजन बॉडीज, नॉन लिविंग बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रिए के बारे में, और हमारी बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन एंड एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम कुछ इस तरीके से इस कंटेंट में ऐसे पढ़ेंगे नंबर वाइज। तो आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल, बैक्टीरियल सेल में सबसे पहले सेल एनवेलप की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे बैक्टीरियल सेल की लेयर की, एक ब्लैंकेट की, जो कि उसको कवर किए हुए है उसकी, दैट इज सेल एनवेलप। सेल एनवेलप जो है उसमें और भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बट उनको कलेक्टिवली एक साथ अगर हमें बोलना हो तो वी विल कॉल इट एज सेल एनवेलप। वी विल कॉल इट एज सेल एनवेलप। अब इसमें 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहली लेयर होती है इसमें ग्लाइकोकैलिक्स की, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरी लेयर होती है इसमें सेल वॉल की, और तीसरी लेयर होती है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं कभी कभार, सेल मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर्स हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है ये तो है बेसिक फीचर्स, ये हमें पता है कि ये हर एक सेल में होते हैं। अभी ग्लाइकोकैलिक्स क्या वर्ड है, या ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली है क्या चीज, तो वो देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स को कभी कभार हम शुगर कोट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? शुगर कोट। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली क्या होती है, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स की कोटिंग होती है। बहुत सारे जो छोटे छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं हमारे, वो अगर हमारी पूरी सरफेस को कवर कर ले, उसको कोट कर ले, तो उस लेयर को हम बोल देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, बेसिकली ये जो तीनों लेयर्स हैं, इनका अगर हम एक यूनिट में देखें, जो सेल एनवेलप है उसका काम क्या है, उसका काम है प्रोटेक्शन का। कहीं पे भी आप जाना, किसी भी चीज में आप देखना, अगर लेयरिंग की बात हो रही है तो एक तो प्रोटेक्शन इंक्रीज करने की बात हो रही है। ठीक है, तो लेयर का जो मेन फंक्शन है, जो प्राइमरी फंक्शन है, वो हर एक कंपोनेंट में सिर्फ प्रोटेक्शन का होता है, प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस आर ऑलवेज देयर। सेकेंडरी फंक्शंस में हो सकता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा हो सकता है उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो सकता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर रहा हो सकता है उसमें चैनल्स और ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा हो। सेकेंडरी फंक्शंस आर ऑलवेज देयर, बट प्राइमरी फंक्शन विल बी द प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्टिंग द जो इनसाइड मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम। ठीक है, तो इनका जो मेन काम है, या ये जो कंप्लीट यूनिट बना रहे हैं ये 3 मिलके, उसका मेन फंक्शन जो है, वो मेन फंक्शन तो है क्या, प्रोटेक्टिंग द सेल, प्रोटेक्टिंग द इनसाइड मटेरियल इन द सेल। तो प्रोटेक्शन, ये जो हमारा सेल एनवेलप है, इसका कंबाइनली ये जो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है, किसे, हमारे सेल को, या सेल के अंदर के मटेरियल को। क्लियर है? अब इसके बाद हम इनको अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, हमारी मैक्रोमोलिक्यूल्स की कोटिंग है।
क्या है सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स की कोटिंग। दूसरा इसका काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और अलग से प्रोटेक्ट करना। क्योंकि ये किससे बनी है? ये बनी है पॉलीसेकेराइड से। हमारे बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स जो हैं उनसे क्या बनी है? हमारी ग्लाइकोकैलिक्स बनी है, जो क्या कर रही है? हमारे इसको प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है। यहाँ तक क्लियर है? इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लिखने वाले हैं हमारा सेल वॉल। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सेल वॉल। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बनती किससे है। यहाँ पे सेल वॉल जो है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है। हमने सबसे पहले इनिशियली वो टेबल पढ़ी थी। उस टेबल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देखो, लेक्चर नंबर 2 हमारे इसी चैप्टर का। ठीक है, तो हमने क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। आपकी एनसीईआरटी में टेबल 2.1 होगी, उसको आप जाके रेफर करो। तो उसमें मोनरन्स में जो किंगडम नंबर 1 है मोनरा, उसमें सेल वॉल जो है वो कैसी है? नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, यानी बिना सेल्यूलोज के है वो सेल वॉल। तो सेल्यूलोज के बिना हमारी जो सेल वॉल है वो किस चीज से बनी है? वो यहाँ बनी है पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन में इसमें क्या होता है? बेसिकली NAM और NAG, दैट इज नाम और नाग का क्या होता है? कॉम्बिनेशन, दैट इज बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होती है यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन में किस चीज की? नाम और नाग की। अब ये जो NAM नाम और नाग है, इनकी फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से सुनना और ध्यान से ही लिखना। N एसिटाइल ग्लूकासमीन। N-acetyl glucosamine is NAG and NAM is N-acetyl muramic acid. N-acetyl muramic acid, that is NAM। अब इनकी क्या होती है? हमारे इस सेल वॉल में बॉन्डिंग होती है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स इन द सेल। ठीक है, यानी ये जो है सेल वॉल जो है, इट इज अ हार्ड कवरिंग। क्या है ये? हार्ड कवरिंग है। और इसी की वजह से, इस एक तो पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से और इस बॉन्ड की वजह से जो हमारी सेल वॉल है वो बहुत हार्श क्लाइमेट को भी बेयर कर लेती है, टॉलरेट कर लेती है। जो बहुत ज्यादा हार्श या एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं उनको भी टॉलरेट करने में हमारा सेल जो है वो एबल रहता है। वो किस चीज की वजह से रहता है? इस सेल वॉल की वजह से। अगर लेयर स्ट्रांग होगी, अगर जो हमारी अपर मोस्ट लेयर है, आउटर कवरिंग है, अगर वो स्ट्रांग होगी, वो अच्छी होगी, उसमें बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, उसी की वजह से जो हमारा सेल है वो और अच्छे से सरवाइव कर पाएगा और अच्छे से रिटेंशन कर पाएगा, बाहर के क्लाइमेट से अपने आप को बचा पाएगा, अपने बाहर का क्लाइमेट टॉलरेट कर पाएगा। तो ये सारे रीजंस किसकी वजह से हैं? ये सारी एबिलिटी जो है बैक्टीरियल सेल में वो किसकी वजह से? आपकी सेल वॉल की वजह से है, जो कि बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन। और उसमें कौन सी बॉन्डिंग है? नाम और नाग की बॉन्डिंग है। बट हमारी ही बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है, इतनी हार्ड कवरिंग है, ये भी डिसॉल्व हो सकती है। ये भी क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके आंसुओं में, आपके टीयर्स में प्रेजेंट जो लाइसोजाइम होता है, एंजाइम होता है एक लाइसोजाइम, वो क्या करता है? इसको भी डिग्रेड कर देता है, हमारी सेल वॉल की इतनी हार्ड कवरिंग को भी डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो म्यूकस है, जो हमारे टीयर्स हैं, दीज आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या है ये? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कि अगर हम जो है हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन अगर आइज के थ्रू या फिर किसी ऐसे बॉडी पार्ट के थ्रू जाता है तो वहां पे लाइसोजाइम जैसे एंजाइम्स उस पे एक्ट करते हैं और वो वहीं की वहीं डिग्रेड हो जाते हैं, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने में वो इनेबल होते हैं उस टाइम के लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए।
बाद में अगर वो किसी और मीन से वहां जाए, दैट इज एन डिफरेंट थिंग, बट क्योंकि हमारे पास लाइसोजाइम जैसे एंजाइम्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन इतनी हार्ड कवरिंग ऑफ सेल वॉल को भी तोड़ देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, विच इज अ गुड पॉइंट फॉर अस, प्लस पॉइंट फॉर ह्यूमन बॉडी, राइट। तो ऐसे ही एंजाइम्स जो हैं आपके म्यूकस में भी प्रेजेंट होते हैं, आपकी स्किन की एपिथेलियल लेयर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर सम एंजाइम्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे टीयर्स का लाइसोजाइम क्या होता है, हमारा डिग्रेड करने में हेल्प करता है। अच्छा, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं बायो कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। बायो मतलब लिविंग, कैटलिस्ट मतलब कोई भी चीज जो फास्ट कर दे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, फास्ट कर दे, रिएक्शन को और जल्दी होने में मदद करे, ऐसी चीज क्या कहलाती है? आपकी कैटलिस्ट। और जो कुछ बायो कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं आपकी बॉडी में। सलाइवा हो गया, सलाइवा ग्लैंड हो गया, सॉरी सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम हो गया, सलाइवा में आता है और सलाइवरी ग्लैंड्स उसको प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली जो आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है, वो थायरोक्सिन ग्लैंड से आया है, दैट इज एन डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसके अलावा आपकी बॉडी में और जो एंजाइम्स है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे आपके बॉडी में बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, ओके। अब आगे के देखते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये हो गया सेल वॉल, अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अच्छा, जो सेल वॉल है इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये एब्सेंट होता है, इसकी एक्सेप्शन है, बाकी सारे बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट हमारा किसमें? आर के बैक्टीरिया में। एक तो ये आर के बैक्टीरिया में नहीं होगा और एक ये और किसमें नहीं होगा? ये होगा माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट। माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसमें ये क्या होगा? एब्सेंट। यानी इन दो बैक्टीरियाज को छोड़कर बाकी सारे के सारे बैक्टीरियाज में हमारा क्या होगा? पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन की ही सेल वॉल होगी। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, सेल मेम्ब्रेन जो है, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि वैसे तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेती है, बट क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हमारे साइटोप्लाज्म में यानी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो सेल वॉल क्या करेगी? यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के साथ होगी। किसके साथ होगी? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के साथ, जो कि क्या परफॉर्म करेंगे? सेल मेम्ब्रेन में ही रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? सेल मेम्ब्रेन में ही रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, यानी यहाँ पे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी दैट विल बी एसोसिएटेड, दैट विल बी कनेक्टेड विद रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अभी जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं ये यहाँ रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर, प्रोटीन्स, ऐसी ऐसी चीजें। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा पेरीप्लाज्म होगा वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? वाटर एंड प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आगे डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि है हमारा साइटोप्लाज्म। तो देखो, एक तो हो गई हमारी इनकी बात, ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सेल, और ये हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये तीन क्या हो गए? हमारे सेल एनवेलप्स। अभी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, इसी के बेस पे हमने क्या किया? हमने डिवाइड कर दिया किसको? बैक्टीरियाज को। क्या कर दिया हमने? डिवाइड कर दिया बैक्टीरियाज को। किस किस बेस पे, किस किस चीज में? एक को हमने नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव, एक को हमने नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव। तो दो टाइप के बैक्टीरियाज हो गए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखते हैं वो क्या है।
देखो, हमारे एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट, वो थे क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम 1884 में उन्होंने क्या किया, हमारे जितने भी बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरियल कॉलोनी थी, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव, एक को नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव। अब ये किस बेस पे दिया, किस प्रोसेस के थ्रू दिया, उसको स्टडी करते हैं। एक को हमने लिख दिया ग्राम पॉजिटिव, एक को हमने लिख दिया ग्राम नेगेटिव। अब ध्यान देना, हमने एक प्रोसेस फॉलो किया, हमने एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एल्कलाइन वॉयलेट डाई, एल्कलाइन वॉयलेट डाई से बैक्टीरिया को स्टेन कर दिया। स्टेन मतलब उस पे कलर कर दिया, मतलब कलर उसने ले लिया, ठीक है। तो हुआ क्या, इससे क्या आ गया, वॉयलेट कलर आ गया। किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर। तो वॉयलेट कलर जो है वो क्या कर दिया, हमने स्टेन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने लिया 0.5% ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, 0.5% ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन हमने उसके ऊपर वो डाल दिया। अब ये जो प्रोसेस है, ये किन्होंने बताया था, क्रिश्चियन ग्राम ने बताया था। 0.5% आयोडीन सोल्यूशन के बाद हमने उसको सबसे पहले वाटर से वॉश किया, वॉश विद वाटर। सबसे पहले हमने क्या किया, उसको वाटर से वॉश किया, फिर हमने उसी को एसीटोन से वॉश किया। देन हमने क्या किया, उसको एसीटोन से वॉश कर दिया। अब जब हमने ये एसीटोन से उस स्लाइड को हमने वॉश किया, हमने एक स्लाइड जो बनाई थी उससे हमने वॉश किया जब एसीटोन को, तो जिन सेल्स के ऊपर या जिन बैक्टीरियाज के ऊपर जो है कलर रिटेन कर गया, यानी जो वॉयलेट कलर है, जो वॉयलेट डाई हमने यूज की थी, वो उसके ऊपर ही है अभी तक। जो स्टेन रह गए वो तो क्या हो गए, ग्राम पॉजिटिव। और जो स्टेन नहीं हुए, बाद में उन कलर जो है कंप्लीटली वॉश ऑफ हो गया जिनका, वो हो गए ग्राम नेगेटिव। यानी अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जिन्होंने कलर रिटेन किया, कलर जो है वो उनके ऊपर रहा, वो क्या हो गए, ग्राम पॉजिटिव। जिनके ऊपर कलर नहीं रहा, जिन्होंने कलर जो है वो रिटेन नहीं किया, वो सारे के सारे क्या हो गए, हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो देखो सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार और पढ़ते हैं इसको। क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, 1884 में क्लासिफिकेशन कर दिया किसका, बैक्टीरियाज का, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज कौन से हो गए, जिन्होंने एल्कलाइन वॉयलेट डाई के बाद हमारा 0.5% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, और उसके बाद हमने वाटर से और एसीटोन से उसको वॉश कर दिया, स्टिल उनके ऊपर क्या रहा, वॉयलेट कलर का स्टेन रहा, वॉयलेट कलर का जो हमारा कलर है वो रिटेन हुआ। उन वो सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव, और जिनके ऊपर वो कलर रिटेन नहीं हुआ, जिन्होंने जो कंप्लीटली वॉश ऑफ हो गया जिनके ऊपर से कलर, वो सारे के सारे ग्राम नेगेटिव। क्या हो गए, वो सारे ग्राम नेगेटिव। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके बारे में समझते हैं कि ऐसा होने का हमारा रीजन क्या था। तो देखो बेसिकली क्या है, हमारी ना ये जो लेयर है इसकी, वो क्या है, हमारी थिन लेयर है। क्या है, थिन लेयर है। तो इसकी सॉरी थिक लेयर, थिक सेल लेयर्स, यानी हमारी यहाँ पे जो सेल वॉल है वो क्या होगी, थिक होगी। थिक होगी कितनी, 20 to 80 नैनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, 15 to 20 नैनोमीटर की वो लेयर्स होंगी, और यहाँ पे 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे आउटर कवरिंग पे क्या होगी, 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे आउटर कवरिंग पे जस्ट 1 सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। जिसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या बोला कि इनकी सेल वॉल के बेसिस पे हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। क्रिश्चियन ग्राम ने किस बेस पे सेल को डिवाइड किया, क्लासिफाई कर दिया, सेल वॉल के बेसिस पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो लिपिड कंटेंट है, लिपिड मतलब फैट मॉलिक्यूल्स का जो कंटेंट है वो क्या रहेगा, लो रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, लो लिपिड कंटेंट,
और यहाँ पे लिपिड कंटेंट कैसा हो जाएगा, यहाँ लिपिड कंटेंट हो जाएगा हाई लिपिड कंटेंट, यानी 20 to 30% ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिपिड, इज मेड अप ऑफ फैट, जिसकी वजह से वो जो कलर है, वो जो वॉयलेट डाई थी, वो उसको नहीं ले पाए, उस कलर सॉल्यूशन को वो अपने अंदर रिटेन नहीं कर पाए। इस चीज की वजह से, किसकी वजह से, लिपिड कंटेंट हाई होने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट अमाउंट ज्यादा होने की वजह से। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे जो है पोर्स एब्सेंट है, यानी पोरेंस जो है वो क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, जबकि यहाँ पे क्या है, पोर्स प्रेजेंट है, पोरेंस प्रेजेंट है, कहाँ, सेल वॉल में। ठीक है। फोर्थ, यहाँ पे जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर होंगे टिकोइक एसिड्स, टिकोइक एसिड्स, और यहाँ पे क्या होंगे, टिकोइक एसिड्स एब्सेंट होंगे। टिकोइक एसिड्स क्या होंगे, यहाँ एब्सेंट नहीं होंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था आपका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज का क्लासिफिकेशन, जो कि किसने किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने किया था 1884 में। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में साथ के साथ आप डालते रहना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू देम एज सून एज पॉसिबल। ओके। सो देखो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हमने स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करने वाले हैं किसके बेस पे था, सेल वॉल के बेस पे, दैट इज सेल एनवेलप का एक पार्ट। अब हम दूसरी चीज स्टडी करने वाले हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर तीन चीजें, कौन कौन सी तीन चीजें हैं साइटोप्लाज्म में, वो देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म होता है माय मफिन्स वो फ्लूइड, वो मैट्रिक्स जो कि सेल के अंदर फिलअप होता है। सेल मेम्ब्रेन हटा दो और बीच का न्यूक्लियस हटा दो, तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है पूरे सेल का, दैट इज साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर कुछ एंटाइटीज, कुछ बॉडीज, कुछ पार्टिकल्स ऐसे ही फ्रीली मूव भी करते हैं, और कुछ जो है वो बाकी के स्ट्रक्चर से, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस, उनसे अटैच भी होते हैं। ठीक है। तो देर आर टू टाइप ऑफ एंटाइटीज, फ्री और अटैच्ड। ठीक है। फ्री एंड अटैच्ड। फ्री कौन सी होंगी, जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रही हैं। अटैच्ड कौन सी होंगी, जो कि किसी भी एंटाइटी, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गए, इनर मोस्ट लेयर, और हमारे इस साइड से क्या हो गई, ये न्यूक्लियस, उनसे अटैच होते हैं। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था, दैट इज इट इज दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाय लिपिड लेयर, बाय लिपिड लेयर। ठीक है। तो इसको वहां पे ऐड कर लेना। प्लस दूसरी चीज जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐड करनी है वो ये है कि टिपिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, लेकिन हमारे इसकी बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स यानी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीज ऐड कर लेना जरूर ध्यान से। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जो है हमारे तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अब वो तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा मीसोसोम्स, दूसरा राइबोसोम्स, और तीसरा क्रोमैटोफोर्स। मीसोसोम्स, राइबोसोम्स एंड क्रोमैटोफोर्स। ठीक है। तो सबसे पहला आया हमारा क्या, मीसोसोम्स। ठीक है। तो मीसोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, मीसोसोम्स होते हैं circular structures which help in the formation of some important substances in the cell। ठीक है। तो मीसोसोम्स क्या हो गया, बेसिकली आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कैसे होते हैं, सर्कुलर इन शेप होते हैं, और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, इन ग्रोथ होती है ये किसकी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब ये जो हमारे ये है मीसोसोम्स, ये दो टाइप के होते हैं।
एक को हम बोलते हैं सेप्टल मीजोजोम्स, एक को हम क्या बोलते हैं, सेप्टल मीजोजोम्स, और दूसरे को हम बोलते हैं लेटरल मीजोजोम्स। दूसरे को हमने क्या नाम दे दिया, लेटरल मीजोजोम्स। अभी जो सेप्टल मीजोजोम्स हैं, जो सेप्टल मीजोजोम्स हैं, ये अटैच्ड होते हैं किसके साथ, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। क्या होते हैं ये, अटैच्ड होते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और जो लेटरल मीजोजोम्स होते हैं, ये फ्रीली मूविंग मीजोजोम्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। अभी हमने बात की थी सारे स्ट्रक्चर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्री और एक अटैच। तो यहाँ पे फ्री कौन से हो गए, लेटरल, और सेप्टल कौन से हो गए आपके, अटैच्ड। ठीक है, अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट कंफ्यूजन? अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा दूसरा जो मतलब फीचर है साइटोप्लाज्म का, वो है राइबोसोम्स। क्या है वो, राइबोसोम्स। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये थोड़ा सा ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा दरदरा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। अब ये ग्रैन्युलर किसकी वजह से है, आपके राइबोसोम्स की वजह से, क्योंकि हमारे इसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इस वजह से ये थोड़ा सा दरदरा स्ट्रक्चर है। इसमें लाइक लिक्विड में कुछ छोटे छोटे से सर्कुलर शेप समथिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ग्रैन्युलर है राइबोसोम्स की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है भाई, राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो राइबोसोम्स यहाँ पे क्या है, हमारे राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं। क्या है, राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो राइबोसोम्स यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ये जो है इनका जो साइज है वो होता है 20 नैनोमीटर टू 14 नैनोमीटर। 20 नैनोमीटर इंटू 14 नैनोमीटर, ये इसकी डायमेंशन है। यहाँ पे 14 टू 15 नैनोमीटर भी आ जाता है। तो ये क्या है, हमारे राइबोसोम, बैक्टीरियल राइबोसोम की हमारी डायमेंशंस की, वो किस साइज का होगा। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम्स भी क्या है हमारे, दो टाइप के, फ्री और अटैच। फ्री और अटैच, जो कि होता है फिक्स्ड या फिर फ्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये तो होते हैं या तो फिक्स्ड या फिर फ्री, फिक्स्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर फ्री। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बैक्टीरियल राइबोसोम क्या होता है, 70S का होता है। एस मतलब क्या होता है हमारा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या फिर हम इस एस को लिख देते हैं स्वेडबर्ग नंबर, स्वेडबर्ग नंबर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो जो हमारा राइबोसोम है, बैक्टीरियल राइबोसोम, वो 70S कॉन्फ़िगरेशन का होता है, जिसकी दो सब यूनिट्स होती हैं। अब दो सब यूनिट्स कौन सी हैं इसकी, 50S और 30S। आप कहोगे मैम इनका सम तो 70 नहीं आ रहा, बट ये ऐसे ही होता है। 70S की दो सब यूनिट्स 50S एंड 30S, जो हमारे दूसरे टाइप के राइबोसोम्स हैं जो हमारे यूकैरियोट्स में मिलेंगे, वो किस कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, 80S कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। और उनकी दो सब यूनिट्स होती हैं 60S और 40S। ठीक है, इनका भी टोटल 80 नहीं आ रहा, बट स्टिल इट इज द कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी प्रेजेंट होती है किसमें, राइबोसोम्स में। अब ये एस या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इट इन लास्ट क्लास, लास्ट लेक्चर, बट एक बार और डिस्कस करते हैं कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है, बेसिकली अगर मैं एक लिक्विड लूं जिसके अंदर मैंने इनको डिप किया, तो यहाँ मार्किंग्स होती हैं। ठीक है, 1S 2S 3S 4S ऐसे करके। तो अगर ये राइबोसोम जो है, मैंने इसके अंदर इसको डिप किया, इसके अंदर इसको मतलब प्रोलिफरेट करवाया, तो जो बेसिकली मुझे ये वाला राइबोसोम है, बैक्टीरियल राइबोसोम, ये 70S पे मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, 70S पे मिलेगा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको बहुत रैपिड स्पीड पे इसको घुमाने के बाद हमें ये कहाँ मिलेगा, 70S पे मिलेगा। और जो हमारे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो मुझे कहाँ मिलेंगे, वो मुझे मिलेंगे 80S पे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग नंबर।
ओके, तो हमारा ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमारा जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर राइबोसोम कैसा होता है, 70s का होता है, और हमारे यूकैरियोट्स में 80s का होता है। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। अपना क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्रोमैटोफोर्स के बारे में। किसके बारे में, क्रोमैटोफोर्स। अब ये क्रोमैटोफोर्स जो बेसिकली हैं, तो ध्यान से देखना इसको, क्रोमैटोफोर्स, जहां पे भी वर्ड आ जाए क्रोम, जहां पे भी वर्ड आ जाए क्रोम इन बायोलॉजी, तो क्रोम का मतलब होता है कलर, पिगमेंट, ठीक है। तो कलर या पिगमेंट, यानी क्रोमैटोफोर्स क्या हो गए, वो सारे सब्सटेंसेस या वो चीज जिसके अंदर पिगमेंट स्टोर हैं, कलर स्टोर हैं, डाई स्टोर हैं। जो हमारा कलर ऑफ द प्लांट है, सेल है, जो कलर ऑफ द बैक्टीरियल सेल है, वो किसके अंदर स्टोर होगा, इस क्रोमैटोफोर के अंदर, एंड इट इज फोटोसिंथेटिक। क्या होता है ये, फोटोसिंथेटिक। अब बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं कुछ, तो जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं उनमें जो क्रोमैटोफोर है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, कलर्स, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिनकी वजह से वो क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर पाएगा। जब तक क्रोमैटोफोर नहीं होगा, बैक्टीरियल सेल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन? ठीक है, चलो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना आप अपने डाउट्स। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमारे तीसरे सेल ऑर्गेनल के बारे में, तीसरी चीज के बारे में, तीसरा कंपोनेंट ऑफ द सेल, दैट इज न्यूक्लियोइड। क्या है हमारा, न्यूक्लियोइड। थर्ड पार्ट आ गया हमारा न्यूक्लियोइड। अब ये जो न्यूक्लियोइड होता है इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, इसी को हम जीनोफोर भी नाम दे देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, जीनोफोर। ठीक है, अभी जो जीनोफोर होता है हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इसमें क्या होता है, हमारा डीएनए नेकेड होता है। कैसा डीएनए, नेकेड डीएनए। ठीक है, नेकेड डीएनए। अब डीएनए नेकेड है, कोई सेल क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी लिखो कि हमारे इसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ही हम अपने डीएनए को क्या बोलते हैं, नेकेड। कि जो हमारा थ्रेड है, क्रोमेटिन थ्रेड है, वो ऐसे ही लाई कर रहा है सेल के अंदर, कोई बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, नो फिक्स न्यूक्लियस इज देयर, नो डिफाइंड न्यूक्लियस इज देयर। ओके, तो हमारा डीएनए क्या हो गया, नेकेड डीएनए हो गया। अब ये क्या है हमारा, ये होता है हमारा सिंगल ड्यूप्लेक्स डीएनए, यानी एक ड्यूप्लेक्स सिंगल सर्कुलर होता है हमारा ड्यूप्लेक्स डीएनए, यानी डीएनए के दो ड्यूप्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं इन अ सिंगल थ्रेड, इन अ सिंगल थ्रेड। अब उसी सिंगल थ्रेड का जो हमारा मतलब उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही है डीएनए ड्यूप्लेक्स, दैट इज सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंडेड डीएनए ड्यूप्लेक्स, सिंगल सर्कुलर डीएनए ड्यूप्लेक्स। ओके, तो ये किसमें होगा, हमारे न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारी प्लाज्मिड की। किसकी, प्लाज्मिड की। अब प्लाज्मिड में आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो है थाइलोकॉइड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही यूटिलाइज करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इंक्लूजन्स हैं उन्हीं को यूटिलाइज करके जो प्लाज्मिड है वो क्या बना रहा है, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन बना रहा है, थाइलोकॉइड्स बना रहा है। ठीक है, तो प्लाज्मिड में क्या आ गए हमारे, थाइलाकॉइड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, अब तीन टाइप की हमारे इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। क्या होती हैं, तीन टाइप की इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली क्या चीज है, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं आपकी
नॉन लिविंग मटेरियल या नॉन लिविंग बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द सेल, ऐसी नॉन लिविंग बॉडीज, ऐसे नॉन लिविंग जो हमारे मटेरियल है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट आर कंसिडर्ड एज इंक्लूजन बॉडीज, दैट आर कंसिडर्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। अभी इंक्लूजन बॉडीज कौन सी 3 टाइप की होती हैं? ये होती हैं, सबसे पहले आ गया हमारा गैस वैक्यूल, फिर आ गया फूड रिजर्व्स, और तीसरे पे आ गया हमारा इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। ओके, तो गैस वैक्यूल्स क्या हो गए? ऐसे वैक्यूल्स, ऐसा खाली स्पेस जहां पे कि गैस स्टोर हो रही है, ऐसा खाली स्पेस हमारे सेल के अंदर जहां सर्टेन टाइप्स ऑफ गैसेस वो हैं स्टोर हो रही हैं। जैसे कि अब किसी भी सेल के अंदर रेस्पिरेशन तो होती है, रेस्पिरेशन में कौन सी गैसेस स्टोर होंगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गए हमारे ऐसे इंक्लूजन बॉडीज जिनके अंदर गैस स्टोर होती है। ये हो गए जिनके अंदर खाना स्टोर होता है, फूड रिजर्व, फूड मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल एंड फॉर डूइंग एक्टिविटीज। जितनी भी आपकी सेल की एक्टिविटीज हैं, जितने भी आपके सेल के फंक्शंस हैं, उनका परफॉर्म करने के लिए क्या होगा आपका? यहाँ पे फूड रिजर्व स्टोर होगा। तीसरा हो गया आपका इनऑर्गेनिक इंक्लूजन, जो कि होगा आपका आयरन, ठीक है, सल्फर, ये सारे जितने भी आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो कहाँ स्टोर होंगे? आपके इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स में स्टोर होंगे। ओके, तो ये क्या हो गई? आपकी 3 टाइप की इंक्लूजन बॉडीज हो गई, 3 टाइप की क्या हो गई? इंक्लूजन बॉडीज हो गई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला, अच्छा ये तीनों को एक साथ स्टडी करते हैं। एक साइड आ गया हमारा क्या? फ्लैजिला, एक साइड आ गया हमारा पिलाई, और एक साइड आ गया फिम्ब्रे। ओके, तो इन तीनों को एक साथ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है वो क्या है आपका? फ्लैजिला क्या है आपका? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी मूवमेंट में हेल्प करता है। जबकि जो पिलाई और फिम्ब्रे हैं ये आपकी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, नॉन लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं ये। क्या है? नॉन लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स, ठीक है। तो नॉन लोकोमोटिव है, इसका मतलब दीज हैव नो रोल इन प्लेइंग, नो रोल इन लोकोमोशन इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं ग्रिप बनाने में, ठीक है, और बाहर के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें। अब ये जो पिलाई है ये बना होता है पिलिन प्रोटीन का, पिलिन प्रोटीन का, ठीक है। फिम्ब्रे जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया आपका? ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिसल लाइक हेयर स्ट्रक्चर। यानी जो हमारे फिम्ब्रे हैं वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी सिर्फ और सिर्फ कैसे हैं? ब्रिसल लाइक हैं, जैसे टूथब्रश के ऊपर ब्रिसल्स होते हैं, सिमिलरली वैसे मल्टीपल नंबर होता है फिम्ब्रे का, पिलाई का नंबर कम होता है, और सबसे कम नंबर किसका होता है? हमारी फ्लैजिला का, ठीक है। अब देखो जो फ्लैजिला है इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हमारी बेसल बॉडी। ये क्या हो गया? बेसल बॉडी। ये क्या हो गया? हमारा हुक। और जो हमें दिखाई देता है वो है फिलामेंट, फिलामेंट। ये जो बेसल बॉडी है ये हमारे जो बैक्टीरियल सेल है उसकी प्लाज्मा लेमा तक होती है। कहाँ तक होती है? प्लाज्मा लेमा तक। अब जो हमारा फ्लैजिला होता है वो विद कवरिंग भी हो सकता है, विदाउट कवरिंग भी हो सकता है। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें हमारे फ्लैजिला के ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है, एक शीथ होती है, ठीक है, जो कि किससे बनी होती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वही एक्सटेंड होके क्या बनाती है? कवरिंग बनाती है। जो फ्लैजिला है दैट आर डिफरेंट इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं दैट इज हमारे ये वाले, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। जो हमारी फ्लैजिला कैसी होती है? सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। जबकि जो हमारे यूकैरियोट्स हैं, जो हमारे डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कैसी होती है? 11 स्ट्रैंडेड तक हो सकती है, यानी 11 स्ट्रैंड्स एक साथ भी उनमें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि हम
किस कौन सी किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं? किंगडम मोनेरा के बारे में। और उसमें भी जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, जो मोनरन्स हैं, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज का अपना रोल है हर एक चीज में। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे किसमें, एंटीबायोटिक्स में। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी वो बनी थी पेनिसिलिन, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो 4 टाइप की रेस्पिरेशन होती है हमारे किसमें, बैक्टीरियल सेल में। कितने टाइप की रेस्पिरेशन होती है? 4 टाइप की। अब वो 4 टाइप की रेस्पिरेशन क्या है वो देखते हैं। यहां तक हमारे क्या थे, कंपोनेंट्स ऑफ सेल थे। जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल थे वो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इन फंक्शंस के, इनके फंक्शंस पता होने चाहिए और इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। जितने भी सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शन, सेल के कंपोनेंट्स के, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी 4 टाइप की रेस्पिरेशन। हमारी 4 टाइप की रेस्पिरेशन है। सबसे पहले आता है हमारा ऑब्लिगेट एरोबिक, फिर है हमारा ऑब्लिगेट एनारोबिक, फिर है हमारा ये फैकल्टेटिव एनारोबिक, और फैकल्टेटिव एरोबिक। तो ये 4 टाइप की क्या होती है, हमारी रेस्पिरेशन होती है बैक्टीरियल सेल में। ऑब्लिगेट एरोबिक, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो करते ही सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन है, अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो दे विल नॉट सर्वाइव। अब पहले तो मतलब समझो इनका, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब है कि वो चीज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं होगा कैरीड आउट तो दैट ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव, दैट पर्टिकुलर थिंग विल नॉट सर्वाइव। तो ऑब्लिगेट तो हो गई वो सारी चीजें जिनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और फैकल्टेटिव कौन सी हो गई, फैकल्टेटिव हो गई वो सारी चीजें जिनके बिना सर्वाइवल भी पॉसिबल है, और प्लस कभी कभार ऑर्गेनिज्म उसको छोड़ के जो दूसरी चीज है वो भी कर लेता है इन वर्स्ट केस, इन सम वर्स्ट कंडीशंस, in different conditions the organism will survive by the next condition। या दूसरी जो चीजें हैं, दूसरे जो हमारे लाइक इसमें एरोबिक है तो उसके साथ वो रेस्पिरेशन कर सकता है फॉर इट्स लिविंग, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोब्स कौन से हो गए, ऑब्लिगेट एनारोब्स वो हो गए जो करते ही सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अगर उनको ऑक्सीजन दी जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आ गया हमारा क्या, ऑब्लिगेट एरोबिक कंडीशन। ऑब्लिगेट एरोबिक कंडीशन जो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन ही कैरीड आउट करते हैं। फैकल्टेटिव जो इसके बिना भी सर्वाइव कर लेंगे, कुछ वर्स कंडीशन में दे कैन स्विच टू डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे न्यूट्रिशन के बारे में। 3 टाइप का न्यूट्रिशन होता है हमारा, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, एक हेट्रोट्रॉफिक, और एक होता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक वो हमारे न्यूट्रिशन में पहले लिख लेते हैं इसको। न्यूट्रिशन में आ गई 3 चीजें, एक को हमने बोल दिया क्या, ऑटोट्रॉफ, एक को हमने बोल दिया हेट्रोट्रॉफ, और एक को हमने बोल दिया कीमोसिंथेटिक, ओके। तो ये क्या हो गए हमारे 3 टाइप की, हमारे क्या हो गई, न्यूट्रिशन हो गए। 3 टाइप के न्यूट्रिशन जो हम मतलब ये जो हमारे जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो कैरीड आउट करते हैं, ठीक है। ये हो गए। अब ऑटोट्रॉफ्स वो जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करे बाय फोटोसिंथेसिस, बाय यूजिंग लाइट,
कीमोसिंथेटिक जो कीमो यानी केमिकल्स को यूज करके अपना खाना ऑब्टेन करे, कभी कभार हम इनको ऑटोट्रॉफिक के अंदर प्लेस कर देते हैं, कभी कभार इनको अलग से एक कैटेगरी बना के एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद ना ऑब्टेन करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या रहें, डिपेंडेंट रहें, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉफ में कौन से आ गए हमारे, सबसे पहले आ गया हमारा सैप्रोफिटिक, दूसरा आ गया हमारा पैरासिटिक, और तीसरा आ गया हमारा सिम्बायोटिक। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं, जैसे कि फ्रैंकिया जो कि क्या करता है, रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है और वहां पे स्टे करता है, दैट इज अ सिम्बायोटिक, ठीक है। पैरासिटिक जो हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करें, सैप्रोफिटिक वो हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स पे फीड करें। अभी जो सैप्रोफिटिक होते हैं इनको हम इन्वायरमेंटल स्कैवेंजर्स या नेचुरल स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल नेचुरल स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, स्कैवेंजर्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। सिमिलर काम किनका है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज का है। जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं in cleaning the environment. They are served as natural scavengers. अब होता क्या है, बहुत बार जो है हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, फाउल स्मेल, डर्टी इन्वायरमेंट, ये मतलब उनकी आ जाते हैं, तो उन चीजों को क्लीन करने का काम किनका है, इनका है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज का है। एक केस हुआ था आई गेस 1970s के अराउंड, एक केस था, तो ऑयल स्पिलेज हुआ था, जो हमारा ओशियन है उसमें क्या हुआ था, ऑयल स्पिलेज, जो पेट्रोलियम ऑयल होता है उसका स्पिलेज हो गया था, वो फैल गया था, जो टैंक्स थे वो लीक कर गए थे। अब वो जो है उसमें इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल जो है वो इन बैक्टीरिया को यूज करके ट्रीट किया गया था, सो दैट कि जो हमारा ओशियन है वो क्लीन हो जाए, वो क्या हो जाए, हमारा क्लीन हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, बायो रेमिडिएशन। ऐसे मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, बायो रेमिडिएशन मेथड्स, जिनमें हम क्या करते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं टू रेमिडिफाइंग द इन्वायरमेंट, टू रेमिडिफाइंग द इन्वायरमेंट। तो ये जो है ये हमारे लिए जितने लाइक डिसएडवांटेजेस हैं उतने ही एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज एंटीबायोटिक्स, दैट इज एंटीबायोटिक्स। अब हुआ क्या, एंटीबायोटिक्स ना कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी अगर कम डोज भी ली जाए तो वो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज की डेथ कॉज कर देते हैं। क्या कॉज करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज की डेथ, यानी ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस विच कॉजेस या विच आर लाइक हार्मफुल, इतने हार्मफुल की डेथ कॉज कर दें फॉर बैक्टीरियल कॉलोनी या बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली द बैक्टीरिया, ठीक है। उनको हमने क्या नाम दे दिया, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। अब हुआ क्या, एक हमारे बड़े ही अच्छे बॉटनिस्ट थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो एक दिन अपनी लैब में काम कर रहे थे विद पेनिसिलियम, एक बात थी, ट्री की बात, पेनिसिलियम, और उस बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म का नाम जो उसके अंदर था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उससे वो काम कर रहे थे अपनी लैब में। हुआ क्या, उन्होंने वो जो बात थी वो रख दी लैब के अंदर। उसकी वजह से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बैक्टीरियल कॉलोनी जो वो ग्रो करवाना चाह रहे थे वो उस एक बार्क की वजह से ग्रो ही नहीं कर पाई, और वहां पे जितनी थी वो उसकी भी डेथ हो गई। तो उन्हें ये चीज समझ में आई कि दिस इज समथिंग विच इज कॉजिंग द डेथ ऑफ बैक्टीरियाज, जो मैं ग्रो करवाना चाह रहा हूँ बैक्टीरियाज, ये तो उनकी भी डेथ कॉज कर रहा है। इसका मतलब इसके पास कैसी प्रॉपर्टीज हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ओके। तो अब देखो, हाँ, अब आप कभी भी सोचना ये चीज,
हमारी जो साइंस है उसमें मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज, बहुत सारी डिस्कवरीज तो ऐसी हैं जो कि बाय मिस्टेक हो गई, ठीक है। लाइक वी आर डूइंग समथिंग एल्स, वी आर लाइक हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग, और हमें मिल गया कुछ और, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं साइंस में जिनकी डिस्कवरीज बाय चांस हो गई, बाय मिस्टेक हो गई, ठीक है, जिसको कि हमने बाद में यूज किया। तो पहली एंटीबायोटिक जो थी वो दी थी फ्लेमिंग एलेक्जेंडर ने। फ्लेमिंग एलेक्जेंडर ने, और उस पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। किससे आई थी? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ओके, इससे आई थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने कर लिया कवर। अब कल हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यूजेस ऑफ दीज बैक्टीरियाज, कि इन बैक्टीरियाज का क्या यूज है। दूसरा हम पढ़ेंगे आर के बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया का दूसरा पार्ट जो कि है साइनोबैक्टीरिया। अभी तक जो हम कर रहे थे वो था यू बैक्टीरिया का एक क्लासिफिकेशन, दैट इज ट्रू बैक्टीरिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। उसके अलावा हम करेंगे आर के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आर के बैक्टीरिया के अलावा हम पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, एक ही चीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और रिकेट्सिया के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ओके, रिकेट्सिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी टेक केयर और एंजॉय माय मफिन्स।